हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं पहले एक वीडियो में आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा चुका हूँ, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा चुका हूँ। अभी सेकेंड ऑर्डर का हम पढ़ेंगे और उससे पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ द रिएक्शन depends upon the change in concentration of two reactants is known as second order reaction। मतलब ये एक रिएक्शन है जिससे जो रेट है ना रिएक्शन का, वो कंसेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, आपको ऐसे A प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स, तो यहां पर आप इस रिएक्शन का रेट लॉ अगर लिखेंगे तो क्या देखेंगे? रेट इक्वल टू होगा क्या? K कंसेंट्रेशन ऑफ A टू कंसेंट्रेशन ऑफ B। तो मतलब यहां पर जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? A के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, B के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस जो रिएक्शन को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो A और B है ना, ये भी सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मेरे बात समझ में आ गई? अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली एक रिएक्शन देखेंगे, वो जो सेकेंड ऑर्डर है वो है ये वाला रिएक्शन 2HI गैस गिव्स राइज टू H2 प्लस I2, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का जो रिएक्शन है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, इतना सा समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ निकालेंगे, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। देखिए, पहला वाला जो केस में डिस्कशन कर रहा हूं, ये केस 1 है। इसमें क्या है, रिएक्टेंट सेम है, मतलब A प्लस A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। तो इसका रेट लॉ कैसे होगा? रेट इक्वल टू K A स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशियल रेट में उसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे मैं रिप्लेस करता हूं, तो dA डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू K A स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में करते हैं। तो उसको अगर थोड़ा मैं अरेंजमेंट करता हूं तो ये माइनस में इधर ले जाऊंगा और dA डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, और यहां पर K dt छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अभी K dt हो जाएगा और ये माइनस को मैं इधर ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करता हूं, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा भी फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है कि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां पर क्या है, a टू द पावर माइनस 2 है। अगर ये इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, a टू द पावर माइनस 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर, मतलब माइनस पे आएगा क्योंकि नीचे भी -1 में आ जाएगा, तो a टू द पावर, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। इसको इक्वल टू करेंगे किसके साथ? इसका अगर इंटीग्रेशन में यहां पर भी करता हूं, इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूं। अगर मैं इसका भी इंटीग्रेशन करता हूं तो K तो बाहर चला आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये माइनस पे आ जाएगा, माइनस KT प्लस यहां पर C लगाऊंगा। क्यों C लगाऊंगा आपको मैं पहले वीडियो में भी बता सकता हूं। ये जो कर रहा हूं मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो यहां पर मैं कोई भी लिमिट नहीं डाला हुआ हूं, तो C आएगा। और ये C का वैल्यू अभी हम पता करेंगे। C का वैल्यू कैसे पता करेंगे? C का वैल्यू आपको इनिशियल कंडीशन डालने पे मिल जाएगा। इनिशियल कंडीशन डालने का मतलब क्या है कि आपको A का कंसंट्रेशन निकालना है जब टाइम इक्वल टू 0 था। टाइम इक्वल टू 0 था। अगर टाइम इक्वल टू 0 था, अगर टाइम इक्वल टू 0 पे A का कंसंट्रेशन क्या होगा? A का जो कंसंट्रेशन है, A का कंसंट्रेशन A0 होगा। मैं आपको पहले ये सब वीडियो में भी बता चुका हूं। तो A का कंसंट्रेशन अगर A0 होगा, इस वाला कंडीशन पे अगर पुट अप करेंगे
यहां पर तो टी जीरो पुट ऑफ हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस A0 टू दी पावर माइनस, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। अभी इस सी वैल्यू को हम इस वाला रिएक्शन पे पुटअप करेंगे, देखेंगे इस टाइप पे मैं कर देता हूं। अभी अगर मैं पुटअप करूंगा यहां पर A टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पे आएगा, सॉरी माइनस नहीं, यहां पर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू माइनस के टी, और ये सी का वैल्यू माइनस पे आ जाएगा, माइनस A0 टू दी पावर माइनस 1। ये हो गया आपका। अभी हम क्या करेंगे कि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ऐसे ही रिएक्शन दिखेगा, प्लस A टू दी पावर 0 माइनस। अब ये टू दी पावर साइन अगर हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा A टू दी पावर 0 माइनस 1/a इक्वल टू हो गया के टी। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ तब होगा जब ए और ए मतलब जो रिएक्टेंट है वो दोनों सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा उसका अलग रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनेगा। उसी हिसाब से आपको करना होगा। क्वेश्चन अगर दिया होगा सेम है तो आपको इसको निकालना होगा, और डिफरेंट है तो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं उसको। ये बात मेरे समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम निकालेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ व्हेन द रिएक्टेंट जो बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट होगा तो इसको मैं डेरिवेशन थोड़ा कर लिया हूं और कुछ पार्ट रखा हूं। देखिए कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिया हूं, वो एक हाइपोथेटिकल है, A प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट है। तो इसका हम रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू लिखेंगे के कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। आपको पता है सब। अभी हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से करता हूं। देखिए मैं कैसे करता हूं। लेट कंसीडर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी इज A मतलब स्मॉल a एंड स्मॉल b। आफ्टर टाइम t x अमाउंट प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब एक कुछ टाइम के बाद, अगर मैं यहाँ पर टाइम 0 पे कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, मगर कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पर x प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन होगा a माइनस एक्स, a का कंसेंट्रेशन, और b का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा b माइनस एक्स। मेरे बात समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देखेंगे इस वाला जो कंसेंट्रेशन है ना, तो इसको पुटअप कर देंगे। तो सो रेट इक्वल टू क्या हो गया, K2 a इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये आपका हो गया। अभी इसी को हम आगे जाएंगे। देखिए अभी रेट का जो अगर डिफरेंशियल रेट कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस dx बाई dt, क्योंकि x अमाउंट ही फॉर्मेशन हुआ है। तो इक्वल टू होगा K2 इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। मेरे बात समझ में आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, उसी को थोड़ा आगे जाएंगे, माइनस इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि x वाला पार्ट को इधर ले आएंगे और dt वाला पार्ट को इधर ले आएंगे। तो इसी को हमें किया हूं, माइनस dx बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू K2 dt हो गया। अभी यहां पे मैं क्या किया हूं, आप देखिए यहां पे मैं किया हूं एक पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, तो इसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको करना थोड़ा दिक्कत होगा। मगर उसको अगर माइनस फॉर्म में हम कर ले कि प्लस फॉर्म में कर ले तो हमके लिए आसान होगा। आप प्लस 2 वगैरह में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का लॉ में, उसी को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस थोड़ा ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर a माइनस बी को मैं इधर ले आया और dx बाई बी माइनस एक्स और माइनस उसको कर दिया dx बाई a माइनस एक्स, क्योंकि मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेशन करूंगा ना, देखिए ये a माइनस बी वाला पार्ट कट जाएगा और यहाँ से वही रह जाएगा। तो इसको इक्वल टू हो गया K2 dt। अभी इसको ही बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट, ये
एक कंस्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है, तो ये बाहर चले आया। और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा माइनस पे माइनस लॉन बी माइनस एक्स, और ये होगा इसका, ये यहाँ पर मिडिल पे माइनस है, मैं माइनस दे दिया, और इसका होगा माइनस लॉन ए माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, सो ये इधर चला आया। और आपको पता है अगर ये अगर a ये हो गया b, तो लॉन a माइनस बी इक्वल टू होगा लॉन a बाई बी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ 1 बाई a माइनस बी इक्वल टू होगा लॉन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इक्वल टू होगा k2 dt प्लस c। अभी हम क्या करेंगे कि c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको वही मेथड है, इनिशियल मेथड अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मेथड में अप्लाई करने के मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन व्हेन t इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 होगा तब a का कंसंट्रेशन क्या होगा, a ही होगा, उसमें x फॉर्मेशन नहीं होगा, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और b का भी अभी b का भी b माइनस एक्स का वैल्यू भी b हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x भी 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर पुट कर देते हैं तो c का वैल्यू क्या निकलता है, तो c का वैल्यू निकलेगा c इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी इंटू लन ए बाई बी, निकल गया। ये ही होगा c का वैल्यू, आपको c का वैल्यू। अभी ये जो c का वैल्यू को हम इस रिएक्शन पे पुटअप करेंगे। देखिए कैसे पुटअप करते हैं। अभी हम देखेंगे कि c का वैल्यू को इस वाला रिएक्शन पे पुटअप करेंगे। देखिए पुटअप करने पे क्या आता है, 1 बाई बी वैसे ही उसको रहने दिया, और ये हो गया आपका लन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स, और इक्वल टू हो गया k2 dt प्लस 1 बाई ये हो गया अभी लन ए बाई बी। अभी हम क्या करेंगे, इस वाला पार्ट को इधर ले आएंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर भी अभी तक dt में रखा हूँ, ये kt हो जाएगा, यहाँ पर भी kt कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद dt का t हो जाएगा, तो ये k2 t2 हो गया। मगर यहाँ पर से ले आएंगे। अभी अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा ln, और इक्वल टू ये होगा k2t। इसको अगर 1 बाई a माइनस बी को कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ln माइनस ln, ये हो गया इक्वल टू k2t। और यही एक्सप्रेशन है सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। देखिए आपको दोनों बात में बता दिया कि अगर सेम रिएक्टेंट हो कैसे होगा, डिफरेंट रिएक्टेंट हो तो कैसे होगा। ये दोनों वाला मतलब ये वाला जो रिएक्शन है कभी कम पूछा जाता है, मगर वो जो सेम वाला है वो बहुत पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे। चलिए आज हमने पढ़े कि सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ कैसे निकालते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, बाय बाय।